स्टार्टेड ना? यस सर। यस सर, चलो। तो सर जैसे कि जीएसटी में ना सर हम लोग आज थोड़ा सा वैल्यूएशन पे बात करेंगे, ठीक है? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। माने ये डिस्कशन क्या होगा, इसमें आपको ये पता लग जाता है, ये पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, बस आज थोड़ा सा डिटेल्स करेंगे कि पहले भी मैं जब टाइम, प्लेस एंड सप्लाई के बारे में बात कर रहा था तभी मैंने वैल्यूएशंस के बारे में आइडिया दिया था आप लोगों को। तो आज आपको मैं जीएसटी का वैल्यूएशंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूंगा। ऑलरेडी टाइम, प्लेस एंड वैल्यू के बारे में बातचीत किया था, बट अभी थोड़ा सा मैं सिर्फ वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा सर, ठीक है? कि वैल्यूएशंस क्या है और जीएसटी वैल्यूएशन कितना इंपॉर्टेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जब भी आपके मन में सवाल आ रहा है सर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जीएसटी वैल्यूएशन से ही ना मिलता है। प्रोडक्ट का या सर्विस का, गुड्स या सर्विस का वैल्यूएशन डिसाइड होगा तब ना जाके गवर्नमेंट के घर में जीएसटी जमा होगा। जो भी एज पर रेट होगा, चाहे 18 हो, 18% हो या फिर 12% हो, 5% हो, वट एवर बी दी जीएसटी रेट, 28%, रेट जो मर्जी लगा लो सर, एज पर मैंने जो मर्जी लगा लो इन द सेंस जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस हम लोग रेट तो अलग अलग लगा ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बट मेन प्रॉब्लम ये है सर कि वैल्यूएशन कैसे करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट एफएक्यू सामने आ जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी? व्हाई इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट? हाउ इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड? वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी। जब हम लोग कोई गुड्स बाहर से लाते हैं तो उसमें वो इंपोर्ट होता है ना सर, तो इंपोर्टेड गुड्स में किस तरह का सिचुएशंस होते हैं? डिस्काउंटेड सप्लाईज अंडर जीएसटी एंड सप्लाई ऑफ फ्री आइटम्स अंडर जीएसटी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में जरूरी होता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो आपके साथ में धीरे धीरे बात को आगे बढ़ाता हूँ, बट पहले बेसिक क्वेश्चंस का थोड़ा जवाब ले लिया जाए। है सर, ये जो बेसिक सवाल आपके सामने रखा गया इसका बेसिक आंसर भी ले लिया जाए। क्वेश्चन बेसिक्स है तो आंसर भी बेसिक होगा। सर बेसिक आंसर ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी? द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ए ट्रांजैक्शन इज द प्राइस और कंसिडरेशन पेड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर। सर ये तो एक बच्चा को भी समझ में आ जाएगा, छोटा बच्चा उसको भी समझ में आ जाएगा। सर क्या 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 समझ में आ जाएगा? सर कंसिडरेशन माने जो समथिंग रिटर्न में पे करते हैं, समथिंग इन रिटर्न में एक बायर एक सेलर को पे करता है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर ए ट्रांजैक्शन इज द प्राइस, ओके, और कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न पेड बाय द कस्टमर टू द सप्लायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। माने एक सप्लायर कितना वैल्यूएशन का सामान बेचा है, सिंपल बात है, जितने दाम पे वो सब बायर को सेल किया है। इसमें इंक्लूड रहते हैं चार्जेस लाइक शिपिंग, हैंडलिंग, बट इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होता। सपोज एक प्रोडक्ट का दाम 100 टका है, ठीक है, सेल प्राइस, तो ऑब्वियस बात है कि बायर भी सेम दाम में परचेस करेगा 100 रुपीज में, ठीक है। आप बाजार में आप परचेस करने जाओगे, आपको बता रहे हैं कि 100 रुपीज है, तो 100 रुपीज सेलिंग प्राइस है, परचेस प्राइस भी वही है, सेल प्राइस 100 है तो परचेस प्राइस भी वही होगा ना। लेकिन अगर इसमें 18% जीएसटी लगता है तो जब परचेजर पे करेगा तो 118 पे करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि 18 रुपीज जो है वो तो जीएसटी के लिए दे रहे हो सर। आउट ऑफ 118, 18 रुपीज तो जीएसटी है, तो इसे माइनस कर दो तो बाकी आपका एक्चुअली वैल्यूएशन है। तो वही बात कर रहे हैं सर, इट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक शिपिंग, हैंडलिंग, बट डज नॉट इंक्लूड जीएसटी। वेरी सिंपल। Some action that are not sales such as stock transactions between two states, ठीक है, two states are still considered taxable transaction. स्टॉक ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर बिटवीन टू स्टेट्स, माने दो स्टेट के बीच में स्टॉक का ट्रांसफर हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे ट्रांसफर, बट स्टिल कंसिडर टैक्सेबल ट्रांजैक्शन। इन दिस, इसके ऊपर लास्ट दिन क्लास में बातचीत हुआ है सर। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इन द ओपन मार्केट वैल्यू और द अमाउंट द गुड्स आर एक्सपेक्टेड टू सेल फॉर, ठीक है, जिस दाम पे गुड्स मार्केट में सेल हो सकता है वो दाम पे वैल्यू लगाया जाता है।
जब कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माने क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ट्रांसफर करता है, तो ओपन मार्केट वैल्यू डिसाइड कर लिया जाता है। पहले भी बोला सर, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हो आप लोग। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सर, व्हाई इज वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट। ये तो इंपॉर्टेंट होगा ही ना, जीएसटी टू बी अप्लाइड ऑन ए ट्रांजैक्शन, है ना, जीएसटी अप्लाई होता है ट्रांजैक्शंस पे, माने लेन देन पे, विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विस सोल्ड और ट्रांसफर्ड। जिस दाम पे प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, एक सप्लायर जिस दाम पे मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, वही तो दाम होगा। अगर 1000 का प्रोडक्ट है, 1000 में सेल हो रहा है, तो वही तो है वैल्यू। अगर 1000 टका करके कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो, साल भर में आपने मानो 1000 प्रोडक्ट सेल किया, है ना, या 10,000 प्रोडक्ट सेल किया, तो 10,000 इंटू 1000 इतना वैल्यूएशन हो जाएगा पूरा साल भर का। 10,000 इंटू 1000 माने कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 7, 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा। 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा। 1000 टका करके 10,000 प्रोडक्ट आपने साल भर सेल किया, तो 1 करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा टोटल वैल्यू, और उस पे ऊपर जीएसटी। यही नॉर्मली होता रहता है सर। बाकी आईटीसी में तो आप लोगों को पता है कैसे क्रेडिट ट्रांसफर होता है। सो बायर्स कैन पे फॉर ट्रांजैक्शन विथ ए मॉनेटरी कंसिडरेशन। बायर क्या करते हैं, मनी पे करते हैं, है ना, बाय गिविंग द सेलर कैश और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरिंग मनी, या फिर ऑनलाइन पे करता है, या तो नगद पैसा देता है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन बैंक पेमेंट, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई। आजकल तो यूपीआई बड़ा पॉपुलर है सर, है ना, आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑनलाइन में। दे कैन ऑल्सो पे फॉर द ट्रांजैक्शन विद नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। कभी कभी ना मनी के बदले नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होता है, बाय गिविंग सेलर अदर गुड्स और सर्विस इन एक्सचेंज, माने बार्टर सिस्टम होता है कि ठीक है आप ये दे दो, बदले में आप ये ले लो, ठीक है, एक्सचेंज के बदले, तो उसका भी वैल्यूएशन किया जाएगा। आप एक्सचेंज में काम करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन गायब हो जाएगा, वैल्यूएशन तो होगा। So finally, there are cases where they can pay for transaction partly in cash, partly in kind. बोला ना, बार्टरिंग गुड्स और सर्विस, माने आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, आप आपका राइस दे दो, बदले में आप मेरा व्हीट ले लो, ठीक है। आपके पास कोई बेचने के लिए एलिफेंट है, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बार्टर सिस्टम, मेरे पास बेचने के लिए हॉर्स है, तो बार्टर सिस्टम में ये भी होता है ना, एक्सचेंज ऑफर कंपनी चलाता है, तो बाई बार्टरिंग गुड्स और सर्विस, तो जो भी होता होगा उसका भी वैल्यूएशन किया जाएगा। Hence it is really important to accurately calculate the value of supply, चाहे पूरा का पूरा मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हो, चाहे 50-50 हो, ठीक है, थोड़ा सा कैश थोड़ा सा नॉन मॉनेटरी, थोड़ा सा कैश पेमेंट थोड़ा सा नॉन मॉनेटरी, तो जितना भी आप कर लो, चाहे आप हाइब्रिड मोड कर रहे हो, थोड़ा मनी माने कैश, थोड़ा नॉन मनी, थोड़ा कैश थोड़ा नॉन कैश, कैश माने मनी, तो अगर आप नॉन कैश कर रहे हो तो बदले में कुछ तो आप एक्सचेंज कर रहे हो, उसका भी वैल्यूएशन मार्केट रेट में देखा जाएगा। ठीक है सर, कौन है वैल्यूएशन करने के लिए, सर वैल्यूअर है, असेसिंग ऑफिसर्स है ना, वो लोग कर लेगा। आप लोग कौन होते हो सर, आप लोग आगे जाके क्या करोगे, वैल्यूएशन ही तो करना है। जब आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में रहोगे या फिर अगर आप पैनल में रहोगे, तो वैल्यू डिटरमाइन करने का काम होगा आप लोगों का। हाउ इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड, बिग क्वेश्चन, अनदर सिंपल एंड सीधा साधा क्वेश्चन है। How is the value of supply determined? As a general rule, the value of supply is the amount that was paid for the goods or service minus GST. है ना? Because some transactions are paid in cash while others are in trade or barter. There are two sets of rules for the calculating the value of supply. Mainly basic way में दो तरह का रूल होता है। एक जनरल वैल्यूएशन रूल, मैं आपको सिंपल तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। General valuations rule apply to transactions where the buyer pays the whole price of the product or service in cash. बायर जो है वो पूरा का पूरा कैश में पेमेंट कर दिया, ओके, या तो गुड्स के लिए या तो सर्विस के लिए। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द टोटल प्राइस ऑफ द कंसीडरेशन पेड माइनस द जीएसटी ऑन दैट अमाउंट। अगर जीएसटी है तो उसको माइनस करो। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट कर लिए, जो कंसीडरेशन बायर ने पे किया माइनस कर दो जीएसटी ऑन कंसीडरेशन, जो आपको पहले ही मैं बता रहा था। 1000 का प्रोडक्ट है, 18% जीएसटी है, तो वैल्यूएशन कैसे करोगे, जीएसटी को माइनस करो और वैल्यू को निकाल लो। The special valuations rule apply to transaction where some or all the payments is in trade instead of cash. लेन देन चल रहा है, ट्रेड में हो रहा है, आपका कुछ प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, आप मेरा कुछ ले रहे हो,
कैश के जगह में ट्रेड चल रहा है, लेन देन चल रहा है, सम और ऑल ऑफ द पेमेंट इज इन ट्रेड, ओके, तब उसमें स्पेशल वैल्यूएशन रूल चलता है। कंप्लीटली नॉन कैश पेमेंट, ठीक है, ये नॉन कैश में पेमेंट होता है बार्टर सिस्टम पे। If the buyer pays entirely in trade and no cash, the value of supply is in the open market value of the product or service minus the GST on that amount. अगर ट्रेड हो रहा है, कैश के पेमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर ओपन मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट जिसका ट्रेड हो रहा है, से फॉर एग्जांपल मेरा बड़ा बाजार में कपड़ा का दुकान है, ठीक है, मैं B2B सेल कर रहा हूँ, मेरा कपड़ा का दुकान है बड़ा बाजार में, मैं B2B सेल कर रहा हूँ, B2B माने बिजनेस टू बिजनेस, है ना सर, B2B में ही तो GST का मैटर है। तो बड़ा बाजार का मेरा कपड़ा दुकान, मेरा जो क्लोथ का शॉप है, यहाँ से मैं कपड़ा कहाँ बेच रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बिहार में बेच रहा हूँ, पटना जा रहा है मेरा कपड़ा, बिहार में कोई होलसेलर है जो होलसेलिंग करता है बड़ा बाजार से लेके, या रिटेलर है, जो भी होगा, लेकिन मानो कि वो मेरे को कपड़ा के बदले कुछ और प्रोडक्ट है, सबसे फॉर एग्जाम्पल कुछ दूसरे टाइप का प्रोडक्ट होगा कपड़ा में ही, उनके पास वो वाला कपड़ा होता है, मेरे पास दूसरा टाइप का कपड़ा होता है, वो उसका प्रोडक्ट मेरे को बेचता है, मैं अपना प्रोडक्ट उसको बेचता हूँ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? पटना वाले कपड़ा वाला वो मेरे को उसका कुछ टाइप ऑफ कपड़ा है वो बेचता है, ठीक है, और मेरा अपना कपड़ा का जो टाइप है मैं उसको बेचता हूँ, तो बदले में हो रहा है ना, इसमें कैश का पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई किसी को कैश नहीं दे रहा है, या फिर पार्ट पेमेंट कर रहा है। तो वेरी सिंपल, तब ओपन मार्केट में डिसाइड करें किया जाएगा कि बड़ा बाजार वाला मैं, बड़ा बाजार कोलकाता बड़ा बाजार वाला मैं, और पटना वाला भाई साहब, ठीक है, पटना वाला बिजनेसमैन, पटना वाला बिजनेसमैन, बड़ा बाजार कोलकाता वाला बिजनेसमैन, दोनों के बीच में क्या वैल्यूएशन का सप्लाई चल रहा है, दोनों का मार्केट ओपन मार्केट में वैल्यूएशन किया जाएगा। सर ये तो मेहनत का काम हो गया, हाँ सर, क्या किया जा सकता है, जब कोई बात डायरेक्टली पता ना चले तो मेहनत तो करना पड़ता है ना। जब सीधा उंगली से घी नहीं उठता है, क्या बोलते हैं, जब सीधी उंगली से घी ना उठे तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है ना सर। तो उपाय तो है, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं है, हर चीज का उपाय होता है सर, ठीक है, बच के कहाँ जाओगे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है, ओपन मार्केट में जो वैल्यू होगा माइनस GST ऑन ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा जब ट्रेड होता है, पार्शियली नॉन कैश, माने थोड़ा कैश में देते हैं, थोड़ा पार्शियली करते हैं। इफ द बायर पेज पार्शियली इन कैश एंड पार्शियली इन ट्रेड, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द कैश। सपोज पटना वाला जो ट्रेडर है और कोलकाता वाला जो ट्रेडर है, दोनों कपड़ा का मर्चेंट है, तो कोलकाता वाला ट्रेडर अपना प्रोडक्ट मानो एनुअली 10 लाख का प्रोडक्ट पटना वाले को देते हैं, ठीक है, और पटना वाला ट्रेडर 8 लाख का प्रोडक्ट इनको देता है, तो ये 2 लाख का एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो बाकी मानो कैश में पेमेंट कर देता है, जिसका भी हो रहा हो, ठीक है, जो भी बायर बन रहा हो। So if the buyer pays partially in cash and partially in trade, the value of supply is the cash price paid plus the open market value of the traded products or service minus the GST on the total amount. जो भी ओपन मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट में गवर्नमेंट के हिसाब से GST रेट है उस हिसाब से होगा। सर इजी है ना, समझने में तो दिक्कत नहीं हो रहा होगा, प्लीज टेल मी सर, क्या दिक्कत हो रहा है समझने में? कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है? बोलो सर, थोड़ा मुझे हाँ ना बताइएगा। हेलो, नो सर, ठीक है सर। मुझे अच्छे तो। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई का इक्वेशन क्या बन रहा है जब आप पार्शियल कर रहे हो? मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस इनका इन कंसिडरेशन। अच्छा, एग्जाम सिचुएशंस में नॉर्मली बता देता है, आप थोड़ी ना मार्केट में ढूंढने जाओगे। माइनस GST ऑन टोटल कंसिडरेशन। नोट, एक बात याद रखे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड सेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेस माने एक्स्ट्रा टैक्स होता है, सेस माने टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, बिलेबल एक्सपेंसेस जो बिल में बना हुआ है, सब्सिडीज अगर कुछ मिलता है, पेनल्टीज, and all taxes except GST and any other charge that may or may not be included in the price of the goods and service supplied. Any other charges that may or may not be included in the price of the goods and service supplied. ठीक है, ये इंक्लूड होगा, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड
सेल्स, बिलेबल एक्सपेंस, सब्सिडी, पेनल्टी, ऑल टैक्सेस एक्सेप्ट जीएसटी, या फिर एनी अदर चार्जेस दैट मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड। अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाई कर दिया तो उसको बाहर करेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बट यही बस आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यूएशन कैलकुलेट कैसे करता है। आगे दिखाएंगे सर, क्वेश्चन करेंगे, रुक जाओ। वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टेड गुड्स के बारे में भी थोड़ा जान लो। इंपोर्ट माने जब हम लोग इंडिया के बाहर से कोई प्रोडक्ट को इंडिया में ला रहे हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस अंडर जीएसटी। द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रूल्स प्रोवाइडेड इन द कस्टम एक्ट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम एक्ट के थ्रू से होता है। बस इतना जानो सर, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द कस्टम वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स प्लस द इंपोर्ट ड्यूटी पेड। जो कस्टम वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड किया प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी आप पे कर रहे हो वो हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। So custom value plus import duty equals to value of supply. The value of taxable supply on an imported service is the total consideration times the taxable percentage. मैंने value of taxable supply equals to क्या हो जाएगा? Total consideration into taxable percentage. Total जो consideration है into जो taxable GST का percentage होगा वो हो जाएगा imported goods के लिए। सिंपल है। कस्टम वैल्यू जो कस्टम के थ्रू से कस्टम वैल्यू के हिसाब से पे करना है गुड्स के लिए जो आप इंडिया के बाहर से मंगवा रहे हो, प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी, ड्यूटी माने वो भी टैक्स ही होता है सर। ड्यूटी का मतलब क्या हो, टैक्स है ना। ड्यूटी इज अनदर नेम ऑफ टैक्स, ठीक है। टैक्स का बहुत सारा नाम है, ठीक है। टैक्स जो वर्ड है इसका बहुत सारा क्या है सर, नाम है, नाम, ठीक है सर। तो उसी नाम को याद रखना पड़ता है थोड़ा सा। तो वही बोला है, कस्टम वैल्यू प्लस इंपोर्ट ड्यूटी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन इंपोर्टेड सर्विस इज द टोटल कंसिडरेशन टाइम्स द टैक्सेबल परसेंटेज। मैंने टैक्सेबल सप्लाई क्या हो जाएगा सर्विस के केस में, टोटल कंसिडरेशन इनटू टैक्सेबल परसेंटेज, जितना परसेंटेज टैक्स होगा उसमें बोल देगा सर। तो ये नॉर्मली इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विस के केस में देखने को मिलता है। डिस्काउंटेड सप्लाईज अंडर जीएसटी, अगर कोई प्रोडक्ट में डिस्काउंट दे रहे हो, सो व्हेन आइटम्स आर सोल्ड एट ए डिस्काउंट देयर वैल्यू फॉर जीएसटी चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इज द आइटम्स ओरिजिनल वैल्यू माइनस द डिस्काउंट अमाउंट। सिंपल बात है ना, क्योंकि कॉन्सिडरेशन जो घट रहा है, पहले आपने सोचा था 1000 टका में देना है, बाद में आप उसमें 15% डिस्काउंट कर रहे हो, तो 1000 का 15% कितना हो जाता है, 150। हाँ सर, 1000 का 15% 150 है ना, तो 15% डिस्काउंट कर दो, है ना। तो फिर आपका ऑटोमेटिकली वैल्यू गिर जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर जीएसटी। द जीएसटी इज लिवाइड अपॉन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं होगा, डिस्काउंट पे होगा। अब जब दुकानदार डिस्काउंट कर रहा है तो गवर्नमेंट क्यों नहीं डिस्काउंट देगा। दुकानदार जब अपना वैल्यू को कम कर रहा है मार्केट पकड़ने के लिए, बिजनेस करना ऐसे ही थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी होता है। कोई भी अपना प्रोडक्ट बना के बेच देता है तो क्या मार्केट ले लेता है, नहीं सर, इतना आसान तो नहीं है, कंपटीशन बहुत है। हाँ लेकिन हाँ, मार्केट में जगह है, टिकना पड़ता है, समय देना पड़ता है। वो बिजनेसमैन ही जाने बिजनेसमैन की कहानी, हर बिजनेसमैन का कहानी अलग है। जो बिजनेसमैन को समझ पाएगा वही समझ सकता है सर। और ज्यादातर लोग तो सिर्फ नौकरी के पीछे भागता है ना, उनको क्या पता। सर ऐसा ना बोलो, नहीं सर, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। एक बिजनेसमैन कितना मेहनत करके अपना प्रोडक्ट बनाता है फिर उसको बेचता है, ये फील करोगे तो आपको सुविधा होगा, ठीक है। चलो सर, कोई बात नहीं, अभी ये बिजनेस का क्लास तो है नहीं, नहीं तो मैं थोड़ा सा कहानी सुना देता आप लोग। तो जीएसटी इज लिवाइड अपॉन द वैल्यू ऑफ सप्लाई नॉट द ओरिजिनल वैल्यू। अच्छा, सप्लाई ऑफ फ्री आइटम्स अंडर जीएसटी, अगर आप फ्री आइटम को बेचते हो जीएसटी में तो क्या उसमें वैल्यूएशन कैसे होगा। It's time you thought beyond free buy marketing strategies because under GST provision you may not be allowed to receive input tax credit. ठीक है, refund of tax paid on purchase of goods on goods that were either lost, destroyed, written off or disposed of by you as a gifts or free samples. आप फ्री दे सकते हो पर उसके ऊपर बेस करके आप जीएसटी का जो क्रेडिट है वो नहीं ले सकते। फ्री देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रेडिट मिस हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं इसका क्वेश्चन में कि फ्री वाइज में क्या होगा। One way to get ITC on items that you give away for free is by declaring their value as a part of taxable supply on your invoice and collects GST on the same. Unless you declare its value, normally क्या होता है सर, जब एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट फ्री में देता है ना सर, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो नॉर्मली अगर आप फ्री करोगे
तो जीएसटी डिपार्टमेंट का मानना है कि भैया अगर फ्री में दे रहे हो तो जीएसटी भी तो नहीं ले रहे हो ना, जब फ्री में दे रहे हो तो जीएसटी भी नहीं ले रहे हो तो फिर हम तुमको क्यों क्रेडिट दें। तो कहता है कि वन वे टू गेट आईटीसी ऑन आइटम्स दैट यू गिव अवे फॉर फ्री इज बाय डिक्लेयरिंग देयर वैल्यू एज पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तब उसको टैक्सेबल सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन योर इनवॉइस एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन दिस एंड अनलेस यू डिक्लेयर इज वैल्यू और ओवरऑल वैल्यू एज ए पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई एंड कलेक्ट जीएसटी ऑन दिस। ठीक है, अगर आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो फिर आईटीसी क्लेम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सिंपल है, फ्री में जब आप कुछ भी सेल करोगे, ठीक है, जो आप मार्केटिंग का पार्ट है मेनली, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें क्रेडिट मिलना थोड़ा मुश्किल है। समझ में आ रहा है, मुश्किल मतलब मुश्किल ही है सर। अब इसके बारे में और डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन मुझे इतना बताओ सर, आप लोगों को बात समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, वैल्यूएशंस का बेसिक कुछ क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आया, यस और नो। अरे ओके सर, अब चलो थोड़ा सा डिटेल्स में बात को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप वैल्यू ऑफ सप्लाई को पढ़ोगे तो आपको बस कुछ चीजें समझना पड़ेगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन विद प्राइस एज द सोल कंसिडरेशन। जब आप रिलेटेड पार्टी की जगह रिलेटेड पार्टी को करके ना मैनिपुलेट कर सकते हो, है ना, रिलेशन में है, दाम ज्यादा करके बताते हैं, ठीक है, तो तब अनरिलेटेड पार्टी में जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वही दाम लेना पड़ता है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है, ठीक है, डिस्काउंट में दोगे तो क्या करना है, जो मैं आपको इतना देर से समझाने का कोशिश कर रहा था, अब ये सब में एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, इतना देर से मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे रहा था, अभी सीधा जवाब अगर थोड़ा एनालिसिस के साथ देखा जाए तो सुविधा होगा। अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं सर, हर चैप्टर के अंदर ना आपको जीएसटी में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ना पड़ता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल चैप्टर। डेफिनेशंस का यही रोल प्ले है, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी डेफिनेशंस का काफी बड़ा रोल होता है। सो डोंट इग्नोर द पावर ऑफ डेफिनेशंस। हर एक जीएसटी का जो चैप्टर होता है उसमें आपको ना ईच एंड एवरी चैप्टर में जो टर्मिनोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है, ये आप लोग अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि अकाउंट्स में लॉ में आप ये सब चीज पढ़ते रहते हो। तो मैं अभी डेफिनेशंस पढ़ा के माथा नहीं खराब खराब करना चाहता आप लोगों का, क्योंकि यू ऑल नो दिस थिंग्स। तो मेरा बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पढ़ लिया करें सर। ठीक है, नॉर्मली आप सबको अकाउंट्स में पता चल जाता है, लॉ के अंदर पता चल जाता है, तो मैं अलग से और डेफिनेशंस पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी ऐसा नहीं कि मैं किसी चैप्टर में नहीं पढ़ाया, काफी सारा चैप्टर में मैंने डेफिनेशंस भी पढ़ाया। ठीक है, फॉर क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को आदत होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर ने कभी नहीं पढ़ा तो हमको भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जरूर डेफिनेशंस को पढ़ें, काफी काम है सर डेफिनेशंस का, एग्जाम में आंसर लिखने में भी काफी हेल्प होता है। तो प्लीज पढ़ लिया करें। जैसे कॉन्सिडरेशन लॉ के अंदर आपको बिजनेस लॉ में काफी बार समझाया गया होगा। ठीक है, बस यहाँ पर एजेंट का एक पूरा रूल दिया गया है, हु इज एजेंट। ठीक है, चलो थोड़ा सा नाम जब उठाए तो बता देता हूँ, एजेंट कौन होते हैं इसके बारे में लॉ में बोला गया है, मैंने जीएसटी के अंदर। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग फैक्टर, ब्रोकर। अच्छा फैक्टर कौन होता है, एनी आइडिया, ये फाइनेंशियल टर्म है सर। फैक्टर उनको कहा जाता है जो बेसिकली लोन रिकवरी एजेंट होता है। सर ये कैसे काम है, हाँ सर, लोन रिकवर एजेंट, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं सर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह। बैंक का जो एनपी होता है ना, बड़े बड़े बैंक के पास बड़ा बड़ा जैसे बड़ा बड़ा क्या है सर, बैंक क्या करता है, लोगों को एडवांस देता है। मानो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मार्केट में 50 करोड़ का लोन देके रखा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट आउट ऑफ 50 करोड़ 10 करोड़ एनपीए हो गया, मैंने कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो, कुछ होते हैं ना बदमाश लोग, आदत ही खराब है। पैसा लेने के टाइम पे बैंक में चला गया, ठीक है, सर्विस लेने के टाइम पे बैंक में चला गया, देने के टाइम पे देरी करना, या फिर टाइम पे पे नहीं करना, या फिर देना ही नहीं। तो बैंक का बिजनेस का क्या होगा, इतना मेहनत से लोगों को डिपॉजिट लेता है, हाँ, कितना मेहनत करना पड़ता है,
कितने सारे लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है, फिर लोगों को बोला जाता है कि जाओ अकाउंट खोल के लाओ, ठीक है। फिर एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है कासा बोल के, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। कासा डिपार्टमेंट को ऊपर प्रेशर रहता है, टारगेट, फिर उसको फुलफिल करने के लिए फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी लिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, जाओ थोड़ा अकाउंट ओपन करके लाओ, मार्केटिंग सिखाया जाता है। फिर उस अकाउंट में पेमेंट करने के लिए बोला जाता है कि सर अकाउंट को ओपन करिए, ठीक है। फिर उसमें कुछ डिपॉजिट करिए, फिर जाके बैंक को पैसा मिलता है। इतना मेहनत से मिला हुआ पैसा लोगों को लोन देता है, फिर कुछ बदमाश लोग पैसा मार देता है, कभी इच्छा करके मैंने, कभी कभी हो जाता है, बिजनेस डूब गया, सिचुएशन खराब हो गया, ड्यू टू एनी रीजन। ऐसा नहीं कि हमेशा इच्छा करके ही करता है, मैंने जानबूझ के करता है, बट जानबूझ के करने का रेशियोज ज्यादा है कि कम है वो देखना पड़ेगा। पर अल्टीमेटली जब बैंक का पैसा मार खाता रहता है तो उसको एनपीए कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इस एनपीओ को जुगाड़ करने के लिए बैंक फैक्टर जैसे सर्विस को यूज करते हैं। इनका काम है, ये सब ना पढ़ा लिखा रजिस्टर्ड गुंडा टाइप का होता है। इट साउंड बैड बट इट्स ट्रू। पढ़ा लिखा रजिस्टर्ड गुंडा माने इनके पास सारा लीगल पावर होते हैं। ये बैंक को कहते हैं कि भाई आपका 10 करोड़ मार्केट से उठाने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरा, पर बदले में 2 करोड़ मेरा मेरा होगा। सर बैंक क्यों देगा उनको 2 करोड़? सर बैंक को तो 10 करोड़ ही नहीं मिल रहा था। अगर 8 करोड़ रिकवर हो जाए, बैड डेब्ट हो रहा था ना, अगर एटलीस्ट 8 करोड़ मिल जाए तो कम से कम बैंक को थोड़ा सा तो तसल्ली होगा, थोड़ा सा मन को सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, बिजनेस को सुविधा होगा, है ना सर? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज टेल मी, बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फैक्टर जो होते हैं ये इस तरह से मार्केट से पैसा क्या करते हैं, रिकवर करके देता है। पहले मतलब मारपीट नहीं करेगा सर, लीगल नोटिस देगा, पहले समझाएगा अच्छे से, जिसका भी बाकी है, जिसका भी पैसा बैंक के प्रति बाकी है, ड्यू क्लियर नहीं कर रहा है, अच्छे से समझाएगा, प्यार से समझाएगा। फिर जब प्यार से भी नहीं होगा, लीगल नोटिस भेजेगा, जरूरत पड़ने से जाके थोड़ा धमका के आएगा। और जब और अकेला नहीं धमकाएगा, आस पड़ोस के लोगों को बुला के धमकाएगा कि देखो पैसा लेके प्रीपे नहीं कर रहा है, ठीक है क्या? समाज में, सोसाइटी में आपका इज्जत घटाएगा, माने जो भी इस तरह का काम करता है। इसमें क्या होगा, वो सर उठा के चल नहीं पाएगा, जब भी रास्ते से निकलेगा देखो लोन चोर करके बात करेगा। आजकल तो बैंक के गजब सिस्टम किया है, आप लोगों ने देखा कभी? मानो कि आप किसी आजकल ना कभी मोबाइल के थ्रू से लोन मिलता है, मोबाइल लोन। मानो आप कहीं से 5,000 का लोन लेते हो, ठीक है। पहले तो आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5,000 में 18% इंटरेस्ट के साथ आपको फंसाता मैंने एक्चुअली आप फंसना चाहते हो बोल के ही फंस जाते हैं लोग। मैं देखता हूँ काफी यूथ फंसता है नॉर्मली, ठीक है। क्या करता है, वो 5,000 का लोन लेता है, फिर 18% का ब्याज भरना पड़ता है उनको। अगर वो रीपे नहीं कर रहा है ना, 2 बार उनको इंटीमेशन देगा कि आपका बाकी है, आपका बाकी है। फिर अगर आप फिर भी नहीं करते हो ना, आपके रिलेशन का जितना भी कनेक्टेड है मोबाइल नंबर ले लेगा, आपका पूरा मोबाइल का डेटा हैक कर लेता है, ठीक है। फिर आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज कर देगा कि इस नाम का बंदा हमसे 5,000 का धार लिया है, लोन चोर है, रिपे नहीं कर रहा है, इस तरह का। माने समझ रहे हो आप सोसाइटी में क्या होगा मान सम्मान का? सर जानते हो आप लोग इस तरह का सिचुएशंस होता है बोल के, और हो रहा है बोल के आजकल। हाँ सर, एनी आइडिया? हाँ, नील, अयन, बोलो सर, दीपायन, एनी आइडिया किसी को भी? सनोन, सुने हो क्या कभी भी? नहीं सुना? अरे कोई बात नहीं सर। नो सर, चलो सर, पता रखना सर, जरूरत चीजें हैं। तो जो भी वो फैक्टर का मेनली काम होता है बड़े बड़े लोन को मार्केट से रिकवर करना, ठीक है। तो ये सब इसीलिए डेफिनेशन जानना जरूरी होता है। बाकी ब्रोकर कौन है पता है, कमीशन एजेंट कौन होते हैं, आरएटीआई भी पुराने जमाने में बोला जाता था, वो भी कमीशन एजेंट का ही काम करते हैं। डेल क्रेडियर एजेंट, ऑक्शनियर और एनी अदर मार्केंटाइल एजेंट, इस तरह का हर चीज का डेफिनेशन आपको बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि बिजनेस तो हर एक
के थ्रू से होता है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा लॉ में चलता हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 के अंदर बोला गया है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कहाँ बोला गया है सर? जीएसटी लॉ में, सेक्शन 15। अब हमें सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, 3, 4 एक एक करके सेक्शन को समझना है सर। ठीक है, सेक्शन 15 को समझना है। तो कैसे समझे सर? सर वही जैसे समझना चाहिए। चलो सर, अब थोड़ा सा डिटेल्स होगा। अब कोशिश करें सेक्शन वाइज बात को समझने का। एट द एंड ऑफ द डे ये लॉ है और आप सबको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपका जो लिखने का तरीका है वो लीगल तरीके से लिखना पड़ेगा सर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज ओके, बट राइटिंग स्टाइल में लीगलिटीज होना जरूरी है। काफी मेहनत करना पड़ता है सर, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता। The CGST law has different provisions for determining the value of supply of goods or service in the following situations. Supply made solely for a price is in money. ठीक है, supply made solely for a price in money, that is called monetary consideration. To unrelated person, किसको कर रहे हो? अनरिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी को नहीं। इसके बारे में कहां पर कहा गया है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में। मैंने सिंपल बात है, मेरा एक दुकान है और मेरे दुकान का प्रोडक्ट मैं किसी को बेच रहा हूँ, तो किसी को मैंने कोई रिलेटेड पार्टी को बेचूंगा तो वो वाला दाम अलग हो सकता है। मेरे रिलेशन में जो है मैं उनको शायद कम दाम ज्यादा दाम कर सकता हूँ, कम दाम में भी बेच सकता हूँ, ज्यादा दाम में बेच के दिखा, मैंने बिल पे ज्यादा दाम दिखा रहा हूँ कम दाम देके। लेकिन अनरिलेटेड पार्टी के सामने आप वही दाम रखोगे जो जेन्युइन मार्केट प्राइस है ना सर? अनरिलेटेड पार्टी को आप वही दाम में बेचोगे ना जो जेन्युइन आपका प्रोडक्ट का मार्केट में प्राइस है। सिंपल बात है सर। और ऐसे भी रिलेशन में धंधा थोड़ी चलता है, बिजनेस रिलेशन में चलाना मुश्किल होता है, रिलेशन में कैसे बिजनेस होगा? ठीक है, इसीलिए अनरिलेटेड पार्टी में क्या दाम पे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तो सप्लाई इज मेड सोनली फॉर ए प्राइस इन मनी, दैट इज मनीटरी कंसिडरेशन टू अनरिलेटेड पर्सन, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सप्लाई इज मेड सोनली फॉर नॉन मनीटरी कंसिडरेशन और पार्ट मनीटरी कंसिडरेशन एंड पार्ट नॉन मनीटरी कंसिडरेशन। देखो मैं अभी कुछ देर पहले आपको सिंपल भाषा में समझा रहा था, अब इसी को लॉ की भाषा में कैसे समझाते हैं। और इन्वॉल्विंग एडिशनल कंसिडरेशन और टू रिलेटेड पर्सन और फॉर स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ सप्लाई, सबसेक्शन 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 15, उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को बोला गया है। ठीक है, ये लॉ में लिखने का तरीका है, बाकी सिंपल भाषा में आपको मैंने ऑलरेडी समझाया। अब आप बोलोगे कि सर लॉ का भाषा इतना डिफिकल्ट क्यों करते हैं? सर ये सरकार को बोलो, आस्क योर गवर्नमेंट। रिसेंटली काफी डिबेट चल रहा है कि लॉ का लैंग्वेज को इजी किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज भी बता रहा है। ठीक है, इवन एक डिटर्मिनेशन ऐसा भी आ रहा है कि जब कोर्ट में केस लड़ा जाता हो, जिसका केस हो उसे जो भाषा समझ में आता है, कोर्ट में जज एंड लॉयर उसी भाषा में केस को लड़ा करे। माने अगर मानो कि मुझे हिंदी आता है तो जज को एंड लॉयर को हिंदी में ही केस लड़ना चाहिए, क्योंकि केस मेरा जज और लॉयर के बीच में बात चल रहा है इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आता, तो फिर केस लड़ के फायदा क्या? जो मेरा भाषा से केस नहीं लड़ पाएगा तो मेरा केस का कहाँ मेरा केस जा रहा है मुझे समझ में कैसे आएगा? लेकिन इंडिया में सारा केस इंग्लिश में लड़ा जाता है, जज भी सारा बात इंग्लिश में समझते हैं, लॉयर भी सारे बातें इंग्लिश में करता है, लेकिन जिसका केस है उसे इंग्लिश समझ में नहीं आता। कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, कोई कन्नड़ है, कोई बंगाली है ना सर? तो केस जब लड़ रहा होगा, जिसका केस है कम से कम उसका भाषा जानना जरूरी है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि केस जिसका है उस भाषा में तो होना चाहिए। इसको लेके काफी बातचीत चल रहा है सर, कुछ इंडिया के टॉप टीचर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉप लॉयर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं ये तो होना चाहिए, लेकिन बात कहना एक तरफ और उसको लागू करना एक तरफ। चलो दैट्स अ डिफरेंट मुद्दा, अलग टॉपिक है, पर फिर भी क्या क्या है ना, मैं कभी कभी करंट मुद्दे पे बात करना पसंद करता हूं तो मैं कर देता हूं। चलो सर आगे बात को बढ़ाते हैं। The definitions of related person under the explanation to section 15 covers various situations of control including sole agent, sole distributor। अभी एजेंट के बारे में आपको लिस्ट दिया था ना कि कौन है सोल एजेंट, कौन है सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनरी, कंसेशनरी माने कंसाइनमेंट,
ओके, जिसके थ्रू से प्रोडक्ट बिकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ डायग्राम। देखो सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? सेक्शन 15 कितना सुंदर करके कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। रिलेटेड पर्सन किसको कहेंगे? जीएसटी अपना रिलेटेड पार्टी का नाम बता रहा है। आप लोग इनकम टैक्स में बहुत बार रिलेटिव्स के बारे में सुनते हो, हु इज रिलेटिव्स। जीएसटी में रिलेटिव्स के बारे में तो उतना नहीं बोला गया, थोड़ा थोड़ा कभी बोला होगा, बट मेनली यहाँ पर रिलेटेड पर्सन के बारे में बोला है। पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन। इवन लीगल पर्सन जो शायद पेपर में है पर रियल में नहीं है, उसको लीगल पर्सन बोलेंगे। तो पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स डायरेक्टर्स ऑफ अनदर बिजनेस। माने आप एक बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो, जो दूसरे बिजनेस के साथ बिजनेस चल रहा है, वो उस बिजनेस का कोई ऑफिसर है या डायरेक्टर है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। माने एक दूसरे का डायरेक्टर है, एक दूसरे का, माने ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहा है। ए लिमिटेड में है मिस्टर एक्स, ठीक है, ए लिमिटेड का मिस्टर एक्स बी लिमिटेड के डायरेक्टर है, और बी लिमिटेड का मिस्टर वाई ए लिमिटेड में डायरेक्टर है, वाइस वर्सा, क्रॉस कनेक्शन के चल रहा है। समझ रहे हो? मिस्टर एक्स यहाँ का डायरेक्टर है, मिस्टर वाई बी का डायरेक्टर है, दोनों रिलेटेड पार्टी हो गया ना सर। सच पर्सन और ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ दी वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस का ऑफिसर है या डायरेक्टर है। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन बिजनेस। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, जिनके बीच में ट्रांजैक्शन चल रहा है। ये लोगों के बीच में अगर ऐसा कनेक्शन दिख जाए ना, सेक्शन 15 कहते हैं कि सर ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है कि प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, कंसीडरेशन मैनिपुलेट हो सकता है। इसीलिए रिलेटेड पार्टी के बारे में आपको समझाने का कोशिश किया जा रहा है। थर्ड पर्सन कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ओन और होल्ड। कोई थर्ड पर्सन जो किसी बिजनेस में या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, अच्छा डायरेक्टली माने अपने नाम पे, इनडायरेक्टली माने किसी के थ्रू से, डायरेक्टली अपना पैसा नहीं लगा रहा है। सपोज मिस्टर एक्स एक बंदा है जो एक टॉप लेवल बिजनेसमैन है, वो ए लिमिटेड बोल के एक बिजनेस है जिसमें डायरेक्ट तो कोई नहीं है, बट मिस्टर एक्स बेसिकली एक थर्ड पर्सन है जो खुद तो पैसा नहीं लगा रहा है अपने नाम पे, पर अपने नौकर को बोल रहे हैं, अपने सर्वेंट को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे नाम पे ए लिमिटेड में मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। हेलो, कुछ समझे कि नहीं? कोई थर्ड पार्टी जो बिजनेस का कोई नहीं लगता, वो या तो खुद या तो अपने सर्वेंट के नाम पे, ठीक है, नाम किसी का है, अपना नहीं है, ए लिमिटेड में बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, और वो इतना अमाउंट है जिसमें कम से कम 25% वोटिंग स्टॉक और शेयर्स और बोथ ऑफ देम, माने 25% या उससे ज्यादा वोटिंग शेयर मिलता है उनको। माने इनके इतना शेयर इनके बिजनेस में है कि टोटल कंपनी का अगर वोटिंग होता है उसमें 100% का वोट होता है। एक वोट का परसेंटेज अगर 100% है, उसमें 25% वोटिंग शेयर उनका है। इतना पैसा उनका बिजनेस में लगा हुआ है। पॉलिटिकल चीजों पे इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है हमारे देश में। हमारे देश में एक बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा है। किसी का कोई मानो बड़ा सा बिजनेसमैन है, अच्छा ठीक है आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन गिरी करो ना, लेकिन बिजनेसमैन के चक्कर से वो क्या होता है ना, वो पॉलिटिकली फेवर मिलके प्रोजेक्ट पाना, इस तरह का चीजें देखने को मिलता है। चलो बातें डिफरेंट है, बट पैसा किसका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग रिलेटेड पार्टी बोलेंगे। ये थर्ड पर्सन जो बिजनेस को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है। वन ऑफ देम कंट्रोल अदर, माने एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा है, पर कोई ना कोई, जैसे ए अगर बी को, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को कोई चीजें ट्रांसफर बने सेल कर रहा है, ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई ना कोई किसी को कंट्रोल करता हूँ। माने सिंपल बात है, होल्डिंग सब्सिडरी वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है। मानो ए लिमिटेड अगर होल्डिंग है, बी लिमिटेड अगर सब्सिडरी है,
कंपनी लॉ में पढ़े हो ना सर आप लोग, होल्डिंग सब्सिडियरी एक्सेट्रा। तो ऑब्वियस बात है कि होल्डिंग सब्सिडियरी को कंट्रोल तो करेगा, है ना। वन ऑफ देम कंट्रोल द अदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारा है, टाटा रिसेंट पास्ट में बिग बास्केट को एक्वायर किया है ना। तो ऑब्वियस बात है कि बिग बास्केट टाटा को कंट्रोल करेगा, सॉरी टाटा बिग बास्केट को कंट्रोल करेगा, वन ऑफ देम कंट्रोल ईच अदर। तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है। थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, कोई थर्ड पार्टी दोनों कंपनी को कंट्रोल करता है, ऐसा भी हो सकता है। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, such person together control a third person, such persons are member of the same family, one of them is the sole agent, sole distributor, sole concessionary of the other, one of them is the sole agent। मानो मिस्टर ए, सॉरी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को सेल कर रहा है, ए लिमिटेड अपना प्रोडक्ट बी लिमिटेड को बेच रहा है, दिखा रहा है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को बेचा, पर मानो बी लिमिटेड एक्चुअल में ए लिमिटेड का एजेंट है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर है, या तो कंसाइनर है, कंसेशनरी है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में एजेंट प्रिंसिपल पर रिलेशन है। तो अगर ऐसा कुछ भी दिखे ना, गवर्नमेंट का मानना है, जीएसटी लॉ का मानना है कि हम लोग इसे रिलेटेड पर्सन का ट्रांजैक्शन मान लेंगे। सर बात आपको समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी, रिलेटेड पर्सन कौन होता है, प्लीज समझ में आया? थोड़ा याद करना पड़ेगा और थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए। मैंने लिख लिख के, अरे कहो सर, कुछ तो कहो, चुप ना रहो। বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? अब इसीलिए लॉ कहता है, जीएसटी लॉ कहता है कि सप्लाइज टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, वेयर प्राइस इज द सोल कंसीडरेशन, उसी को नॉर्मली वैल्यूएशन में लिया जाता है, जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में भी और लॉ के लैंग्वेज में। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, इसके बारे में कहां पर बोला गया है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। When a transaction of supply of goods or service is made, when a transaction of supply of goods or service is made between two person, person कौन है आपको पता है? हो सके तो डेफिनेशन से एक बार पढ़ लो। who are not related to each other, जब वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। अच्छा कौन रिलेटेड नहीं है? अभी पढ़ के सुनाया, यानी कौन रिलेटेड है वो अगर पता चल गया, कौन रिलेटेड है अगर ये पता चल गया, तो फिर रिलेशन में कौन नहीं है ये तो पता करना आसान हो गया ना। यानी रिलेटेड पर्सन में जिनको आपने पढ़ा, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने बताया, उनके बाहर सब कोई अनरिलेटेड है। रिलेटेड पर्सन के बारे में जितना लिस्ट में दिया हुआ है, इनके बाहर हर कोई अनरिलेटेड है। इतनी सी बात है, इसमें और क्या बताऊं सर? ठीक है सर। तो ट्रांजैक्शन किसके बीच में होना चाहिए? ट्रांजैक्शन गुड्स या सर्विस का होना चाहिए, दो पर्सन के बीच में हो सकता है जो कि रिलेटेड ना हो। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए फॉर द सप्लाई, प्राइस को ही सोल कंसिडरेशन में देंगे। एक सप्लायर अपने बायर को, एक सप्लायर अपने बायर को जिस दाम पे बेचेगा उसी को वैल्यूएशन में काउंट किया जाएगा। लेकिन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके अगर आप मार्केट प्राइस को मैनिपुलेट करने का कोशिश करोगे, गवर्नमेंट तब आपको छोड़ेगा नहीं। वैल्यू ऑफ सप्लाई में ट्रांजैक्शन वैल्यू का डेफिनेशन क्या देता है? सप्लाई बिटवीन, एग्जांपल सिंपल इक्वेशन है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पार्टी, प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। supply between unrelated party plus price is the sole consideration, value of supply will be the transaction value under section 15 subsection 1। transaction value which is applicable between unrelated person where price is the sole consideration, जहां पर price sole consideration। सिंपल बात है, एकदम सिंपल बात है, भले ही लॉ के लैंग्वेज में पढ़ लो या फिर सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लो, मतलब थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मतलब वही रहेगा जो है। प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल,
फॉर सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। जो आप पे कर रहे हो या पे करना चाहते हो, पे कर चुके हो या बाकी है अभी भी, दैट इज द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ। दिस इज द प्राइस फॉर द स्पेसिफिक सप्लाई दैट इज बीइंग वैल्यूड। इसी का वैल्यूएशन होता है। It includes all amount already paid at the time of supply is being valued for tax as well as the amount payable and not yet paid at the time. The word payable refer to the price that is agreed to be paid. Payable का मतलब क्या होता है? Payable का मतलब क्या होता है? जब कोई बोलते है कि पेबल है, माने आपने किसी को बोला कि मैं आपको पे करूंगा, इसका मतलब हमारे देश में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक बहुत सुंदर सा बात कहा गया है, पेड और पेबल में ज्यादा फर्क नहीं किया गया। इवन अकाउंटिंग तो पेबल को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है जितना पेड को देता है। पैसा मिल गया और पैसा मिलने वाले में ज्यादा फर्क नहीं। इसलिए हमारे देश में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो पेबल के हिसाब से ही होता है, क्योंकि नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, इन थ्रू आउट द वर्ल्ड अकाउंटिंग सिस्टम अगर आप चेक करोगे, बिजनेस क्रेडिट सिस्टम पे तो चलता ही है, स्पेशली बड़े बड़े बिजनेस तो बहुत ज्यादा चलता है। आपको जान के हैरानी होगा सर, बिजनेस को टैकल करने के लिए आप लोग सब अकाउंटेंट बन रहे हो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कुछ लोग कंपनी सेक्रेटरीज भी बनोगे, आई नो दैट। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर, अकाउंट्स में दो डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेड पेबल डिपार्टमेंट सिर्फ बड़े बड़े कंपनी, आईटीसी, टाटा, माने बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज है ना सर, इनका एक पेबल डिपार्टमेंट होता है, एक रिसीवेबल डिपार्टमेंट होता है। माने जो बंदा काम करेगा अकाउंट्स के नॉलेज वाले, वो सिर्फ पेबल डिपार्टमेंट में ही काम करेगा कि मार्केट में कितना पेमेंट उनको करना है और कितना रिसीव उनको करना है। मैंने डेटर और क्रेडिटर को मैनेज करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। कितनी अच्छी बात है सर, समझ रहे हो? समझना जरूरी है, ठीक है। जरूरी तो हर चीज है सर, लेकिन मुश्किल यही है कि हम लोग जरूरत को समझते नहीं। अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल देखो, आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, ठीक है। होलसेल प्राइस 1 metric ton of cement sold by X Limited in the ordinary course of business. Wholesale price for 1 metric ton of cement sold by X Limited in the ordinary course of business 7,000. ठीक है, 1 metric ton सीमेंट बेचना है ऑर्डिनरी बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स माने बिजनेस के नॉर्मल सिस्टम पे 7,000 टका। प्राइस ऑफ 1 metric ton सीमेंट सोल्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अनरिलेटेड कस्टमर 6,700। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton cement sold by X Limited in the ordinary course of business 7,000. Price of 1 metric ton cement sold by X Limited to unrelated person 6,700. तो वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई कितना होगा? 7,000 होगा कि 6,700 होगा? हाँ बोलो सर, बोलो। 6,700 होगा, बिकॉज ही एक्चुअली पेड और पेबल सिचुएशन है, नॉट दी होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस 7,000 हो सकता है, मार्केट में ही दाम चल रहा है, बट एक्चुअल में जब आप बेच रहे हो 6,700 में, तो एक्चुअल प्राइस ही लिया जाएगा, है ना। जैसे पैकेट में एमआरपी प्राइस होते हैं, क्या हर दुकानदार एमआरपी लेता है? नहीं ना। तो हो सकता है एमआरपी प्राइस कुछ है, तो क्या गवर्नमेंट हमेशा एमआरपी पे वैल्यूएशन करेगा? नॉट नेसेसरी। जो एक्चुअल प्राइस होगा उसी को वैल्यूएशन में काउंट करेगा। दिमाग लगाओ थोड़ा अपना, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा नियम जानो, इजी लगेगा। The value of taxable supply of goods and service shall ordinarily be the transaction value, which is the price paid or payable when the parties are not related, and the price is the sole consideration. Section 15 of the CGST Act. Further elaborate various inclusion and exclusion from the ambit of the transaction value. For example, the transaction value shall not include discount allowed subject to certain conditions. डिस्काउंट अलाउड कोई नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाता है, बट कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। ये बेसिकली ये क्या हुआ सर, दिमाग की बत्ती जला लो, जितना बात इतना देर से हम लोग कर रहे थे उसका मेन कंडीशन निकला, दिमाग का बत्ती जला दो, मिनटोज जिंदगी, ठीक है। बत्ती जला,
जो इतना देर से पढ़ रहे थे उसका समरी था सर। इंक्लूजन इन वैल्यू, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, द वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स सर्टेन एलिमेंट्स व्हिच आर एन्यूमरेटेड एंड डिस्कस्ड। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पहले ही बता दिया था, अब बस पढ़ने की देरी है। लीगल भाषा थोड़ा पढ़ने का देरी है सर, सिंपल भाषा आपको मैं पहले ही बोल दिया था। टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, ठीक है, फीस, चार्जेस अदर देन जीएसटी। अब जीएसटी माने सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस इफ चार्ज सेपरेटली। जीएसटी के नाम पे कुछ भी ले लो, माइनस करना है। पेमेंट टू थर्ड पार्टीज, any amount that the supplier is liable to pay in relation to supply but which has been incurred in by the recipient of the supply and not ordinarily included in the price। ये सब इंक्लूजन इन वैल्यू होगा, ठीक है। टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस इंक्लूड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में, बट अदर देन दीज थिंग्स। पेमेंट टू थर्ड पार्टीज भी इंक्लूड होगा, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई बट व्हिच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, जो सप्लाई रिसीव करेगा, नॉट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस, अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ पर आगे हो जाएगा, उसे भी इंक्लूड करेंगे वैल्यूएशन पे। इncidental expense such as commission, packing charged by supplier to the recipient of a supply, ये भी वैल्यूएशंस में ऐड हो जाएगा। कभी अगर आप लोग ऑनलाइन में कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो या फिर जोमेटो में कोई खाना परचेस करते हो, वो लोग सिर्फ खाने का दाम नहीं लेता, देखना कन्वीनियंस फी, काफी सारे अलग अलग फी जोड़ता रहता है। कभी मूवी का टिकट काटने जाते हो, सिर्फ मूवी का टिकट का दाम नहीं लेता, साथ में आपको और भी चीजें देना पड़ता है। कभी प्लीज देखा करो कि क्या दे रहे हो। फ्लाइट का टिकट काटते हो, ठीक है, सिर्फ फ्लाइट का टिकट का दाम नहीं देते हो, और भी दाम देते हो, देख लेना क्या क्या देते हो। समझ में आ रहा है सर? ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है, पैकिंग चार्जेस, ठीक है, ये सब इसका चीजों के बारे में बात कर। Any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of the goods or service at the time of or before delivery of goods or supply of service, उसी को भी इंक्लूड करना है। अगर कोई इंटरेस्ट है, कोई लेट फी है, कोई पेनल्टी है डिलेड पेमेंट कंसिडरेशन के लिए, उसे भी सप्लायर इंक्लूड करेगा वैल्यूएशंस पे कि भाई मैंने लेट पेमेंट पाने के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया, क्योंकि मुझे पेमेंट देरी में मिला इसलिए मैं इंटरेस्ट चार्ज किया, इसलिए मैंने लेट फी चार्ज किया, इसलिए मैंने पेनल्टी चार्ज किया, तो उसे भी मैं वैल्यूएशंस ऑफ सप्लाई के अंदर डाल दूंगा। समझ रहे हो? अच्छा, अगर कभी कोई सब्सिडी मिलता है, अगर कभी कोई सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी माने जो सरकार के थ्रू से आपको मिल सकता है, ठीक है, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, जो प्रोडक्ट प्राइस के साथ कनेक्टेड है। गवर्नमेंट कभी कभी ना बिजनेस को डेवलप करने के लिए बहुत सारे बिजनेस में सब्सिडी देता है। सब्सिडी माने बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट बोल सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट बोल रहे कि ठीक है, आप मार्केट में सस्ता दाम पे बेचो, ठीक है, आप मार्केट में चीप रेट में बेचो, अगर आपका प्रॉफिट लैग करेगा सरकार आपको सब्सिडी देगा, उसे भी आप वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करें। अदर देन सब्सिडीज गिवन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब अगर आपको सब्सिडी किसी प्राइवेट कंपनी से मिल रहा हो, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा हो, उसे इंक्लूड करें। अगर गवर्नमेंट से मिल रहा हो उसे इंक्लूड ना करें। इसलिए लाइन को पढ़े ठीक से। अदर देन सरकार से जो मिले, गवर्नमेंट स्टेट से मिले, स्टेट गवर्नमेंट से मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले, इनको छोड़ के। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है। आगे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा सर। ये था सेक्शन 15 सबसेक्शन 2, इंक्लूड क्या करना चाहिए। अच्छा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के अंदर बोला है, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस levied under any law for the time being in force except the CGST Act, SGST Act, UTGST Act and the GST compensation to states। इसके बारे में आप लोग बेसिक में पढ़े हो ना, कॉम्पेंसेशन टू स्टेट क्या होता है। हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट हैं सर, मैं पहले भी बोला, बार बार बोला, बेसिक्स ऑफ जीएसटी में बोला, जो लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी कवर कर चुके हो लाइव में एज वेल एज बैकअप करके,
कैसे भी कर लो सर, या फिर अभी तक नहीं किए तो जब बाद में फिर से मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा फिर पढ़ लेना। जब कोई स्टेट, हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, नॉर्मली जो स्टेट सप्लाई साइड में होते हैं जीएसटी वो कलेक्ट करते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया आजकल जीएसटी सर, डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड होने के नाते क्या होता है कि जिसके पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है, जिस पर्टिकुलर स्टेट के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है, कलेक्शन उनको हो जाता है, कलेक्शन उनको हो जाता है, तो सप्लायर स्टेट को मुश्किल हो जाता है। तो हमारे देश में कुछ बड़े बड़े स्टेट है लाइक तमिलनाडु, ठीक है, लाइक कर्नाटका, ये काफी अच्छा सप्लाई करते हैं मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बहुत है इनके पास, लेकिन इतना सप्लाई करने के बाद भी इनको जीएसटी कम मिलता है। तो इनका जो लॉस होता है, गवर्नमेंट क्या करता है, वो टैक्स अपने पॉकेट से भरता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर बेसिक्स में मैं काफी धीमे धीमे बताया। बिग स्टेट्स जिनका सप्लाई ज्यादा है, उनका जो लॉस होता है उसको गवर्नमेंट अपने पॉकेट से भरता है, जिसे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं। इसीलिए सरकार क्या करता है, सिगरेट पे सिगरेट पे टैक्स लगाते हैं, सीन टैक्स। क्या लगाता है, सीन टैक्स, सिगरेट पे, टोबैको प्रोडक्ट में। हमारा देश ना कोशिश तो चाहता तो है मन से कि सिगरेट बैन कर दे, टोबैको बैन कर दे, ठीक है, लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इतना जरूरत है ना पैसा का। अभी तो हम लोग बस पैरों में खड़े हुए हैं सर, चलना नहीं सीखे अभी तक, कंट्री का बात कर रहा हूँ। इतना दिन तक हम लोग तो हमागुड़ी दे रहे थे सर, मैंने वो घुटनों के बल चल रहे थे। अब हम लोग खड़ा होना सीखे, अब चलना बाकी है। पैसा का जरूरत इतना है कि सरकार ये सब सीन टैक्स के नाम पे लेता रहता है, कुछ कर नहीं सकते। कभी सरकार का भी तरफ सोचा करो, ठीक है सर। अरे तरफ कौन देख रहा है, जो हम सरकार की तरफ देखें? सर सब कुछ सबकी तरफ देखेगा ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, तो ऑटोमेटिक हर चीज अच्छा होगा। लेकिन जब बात एक तरफा हो जाए ना, कुछ लोग ना, मैं सुनता हूँ ऐसे बोलते हैं कि सरकार मेरे लिए क्या किया, देश मेरे लिए क्या किया। अरे भाई तुमने देश के लिए क्या किया? कभी उल्टा सवाल भी तो करना चाहिए। हमेशा देश ही क्यों करेगा तुम्हारे लिए? तुम भी कुछ क्या करो तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। प्यार करने से प्यार मिलता है ना? एक तरफा थोड़ी प्यार होता है सर। सर उसे आशिकी कहते हैं, चलो जो कहें मुझे नहीं पता। नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, हमारा देश हमारे लिए क्या किया। तो क्या करेगा, देश है, खाना खिलाया, पानी दिया, हवा दिया, ऑक्सीजन दे रहा है। हाँ, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मिडिल ईस्ट की तरह तो नहीं है ना सर, बात बात में मारपीट तो नहीं कर रहे ना हम लोग। रीजन कुछ भी हो, एक पीस दिया ना आपको, थैंकफुल रहो अपनी कंट्री के प्रति, होना चाहिए, है ना? बड़ा अच्छा वातावरण दिया है हमारा देश हम लोगों को। हर हर देश को ये सुख नहीं मिलता है सर। और इतना आबादी होने के बाद भी, कोई 5-10 करोड़ का पॉपुलेशन नहीं है हमारा कंट्री, 140 करोड़ होके भी कैसे ठीक ठाक चल लेते हैं लोग। तो 10 लाख, 20 लाख में, 90 लाख में संभाल नहीं पा रहे हैं। इमेजिन करो सर, लड़ाई करने, सिर्फ मुंह में बोलने से लड़ाई नहीं हो जाता। लड़ाई झगड़ा से भी अच्छा चीज है सर, अपने आप को संभालने का तरीका जानना। चलो सर, बात अलग हो जाएगा, समझा करो। तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन से सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब को छोड़ के, ठीक है, क्या कहता है, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी कॉम्पेंसेशन से सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए कहता है एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेस, फीस, चार्जेस levied under any law for the time being in force except the CGST, SGST and UTGST or GST compensation to states act if charged separately by the supplier are includable in the value of supply. In case of interstate sale liable to IGST, the value of supply will include taxes other than IGST, and the GST compensation says in terms of third provision of section 20 of IGST Act. ठीक है, अब इसका मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। In effect, all taxes, duties, etc., which are not subsumed in GST, form part of taxable value for the purpose of levying GST. For example,
इफ ए सप्लायर ऑफ गुड्स पेज म्यूनिसिपल टैक्स, एक गुड्स का सप्लायर म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है इन रिलेशन टू द गुड्स बीइंग सप्लाइड एंड चार्जेस द सेम सेपरेटली, सच टैक्स विल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ में आ रहा है सर? एक सप्लायर म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है गुड्स सप्लाई के नाम पे, सप्लायर ऑफ गुड्स पेज म्यूनिसिपल टैक्स इन रिलेशन टू द गुड्स बीइंग सप्लाइड एंड चार्जेस द सेम सेपरेटली, और वो सेपरेटली चार्ज कर रहा है, म्यूनिसिपल टैक्स अलग गुड्स का दाम अलग, तो वो उसको भी वैल्यूएशन में इंक्लूड कर दिया जाएगा, भले ही आप अलग से ही चार्ज क्यों ना करें, भले ही आप अलग से चार्ज क्यों ना करें। ठीक है, इसीलिए बोला कि ये सब चीजों को छोड़ के बाकी कोई भी टैक्सेस अगर अलग से भी कोई कलेक्ट कर रहा है ना, उसे भी वैल्यूएशन में ऐड कर दिया जा सकता है। इसके ऊपर काफी बार गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है, जैसे अच्छा यहाँ पर और एक चीज है, टीसीएस, टीसीएस माने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये इनकम टैक्स में एक चैप्टर आता है सर, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, प्लीज गो थ्रू वंस। ओके, हो सके तो बैकअप लेके एक बार मेरे से कर सकते हो जिनका नहीं हुआ है या जो अभी तक भूल गए हो। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर टीसीएस के बारे में कहा गया है, ये भी एक टैक्स है, सोर्स से ही टैक्स को कलेक्ट करना पड़ता है, कुछ सर्विस ऐसा है, कुछ प्रोडक्ट ऐसा है, सोर्स से ही कलेक्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट के घर में जमा करना पड़ता है। तो टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पर्पस ऑफ जीएसटी। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया, clarification दिया that for the purpose of determination of the value of supply under GST, tax collected at source under provision of Income Tax Act in 1961 would not be includable as it is an interim levy not having the charter of tax। ये एक interim levy है, इसमें टैक्स का जो रूल है ये लागू नहीं होता, इसीलिए टीसीएस वैल्यू को हम लोग जीएसटी के वैल्यू के अंदर चार्ज नहीं करेंगे। ये नोटिफिकेशन देके बोल दिया सीबीआईसी ने, कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, इन्होंने नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन का नंबर भी आपके सामने। ओके सर, चलो सर एक काम करते हैं, रूल पढ़ाते हैं तो आप लोग चुप हो जाते हो, लेकिन कभी कुछ एग्जाम्पल करेंगे आपको अभी अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगा। अच्छा, पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी by the recipient on behalf of supplier in relation to the supply, payment made to third party by the recipient on behalf of the supplier। ठीक है, सप्लायर के बिहाफ में, सप्लायर के बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है, कौन? रिसिपेंट, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है, माने जो बेसिकली बायर है, सप्लायर का पेमेंट वो कर रहा है। तो बोलते हैं कि ये सप्लायर में नीड टू इनकर वेरियस एक्सपेंसेस, एक सप्लायर को काफी सारा खर्चा करना पड़ता है एक प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए। इन द नॉर्मल कोर्स ही वुड पे दीज अमाउंट्स, नॉर्मली उसी को पेमेंट करना पड़ता है, एंड दे वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस, और उसी को प्राइस का पार्ट माना जाता है, दैट ही चार्जेस फ्रॉम द कस्टमर। However, even if the customer makes direct payment of some such liabilities, कभी कभी कस्टमर अपने पॉकेट से वो चार्ज सप्लायर के बिहाफ में पे करता है टू दी थर्ड पार्टी, एंड द सप्लायर डज नॉट इंक्लूड दिस अमाउंट इन हिज बिल, और सप्लायर उसको अपने बिल में जगह दिखाते नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहता है क्योंकि वो सप्लायर का ही है, भले ही वो रिसिपेंट क्यों ना पे कर दे, इट वुड स्टिल फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि वो सप्लायर को ही पे करना चाहिए था, पर फिर भी सप्लायर पे ना करके रिसिपेंट वो थर्ड पार्टी को पे करता है। सर कुछ एग्जांपल दो तो अच्छा लगेगा। चलो सर, आपने बोला और एग्जांपल हाजिर। अच्छा एक बात यहाँ पर, एक बात सर, ये जो भी होता है ना सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में, ये ना कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में जो हो रहा है ना, ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है कि भाई कुछ पेमेंट मैं नहीं कर पाऊंगा तो तुम अपने से कर लेना और मैं बिल पे ऐड नहीं करूंगा। गवर्नमेंट कहता है कि अगर वो खर्चा सप्लायर का ही है और उसको बिल में ऐड करना चाहिए था, हम उसको ऐड करेंगे। सर एक एग्जांपल मैंने केस स्टडीज आपको हेल्प करेगा। सर एक बिजनेस है, देखो बिजनेस का नाम दिया है ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट्स। ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट किया है एबीसी के साथ, एबीसी कंपनी। तो कॉन्ट्रैक्टेड डीलर्स मीट, डीलर का एक मीटिंग होगा जहां पर ग्रैंड बीज एबीसी कंपनी को मीटिंग को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ग्रैंड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद एबीसी कंपनी टू कॉन्ट्रैक्टेड डीलर्स मीट। इन फर्दरेंस ऑफ दिस
इसको फर्दर और बढ़ाने के लिए ग्रांड बीज कॉन्ट्रैक्ट विद वेंडर्स। ग्रांड बीज क्या कर रहे हैं, एबीसी कंपनी का जो डीलर्स मीट है, एबीसी कंपनी में डीलर का मीटिंग है सर। अब एक मीटिंग कांटेक्ट करने के लिए काफी सारा आयोजन करना होगा, सिंपल है ना सर। आयोजन समझते हो, अरे समारोह होने वाला है, समारोह माने गैदरिंग, ओके। तो इतना बड़ा मीटिंग होगा, गैदरिंग होगा, इको पार्क भाड़ा करना पड़ेगा, समझ रहे हो। इको पार्क में एक बिजनेस मीटिंग होगा, तो वही होने वाला है। तो अब इस मीटिंग को पूरा करने के लिए ग्रैंड बीज क्या कर रहा है, कुछ वेंडर के साथ कांटेक्ट कर रहा है टू डिलीवर गुड्स इस मीटिंग के लिए, एबीसी कंपनी का मीटिंग के लिए। जैसे कि वाटर सर्विस कोई और करेगा, सॉफ्ट ड्रिंक सर्विस कोई और करेगा, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग, फ्लावर एटसेट्रा एट द वेन्यू on the stipulated date and the stipulated price. Grand Bees is liable to make these payments as contracted. अब ये सारा पेमेंट ग्रैंड बीज करेगा। मीटिंग किसका है, एबीसी का है। रिसिपेंट कौन है सर्विस का, एबीसी। सप्लायर कौन है, ग्रैंड बीज है। खर्चा किसका है, एक्चुअल में ग्रैंड बीज का होना चाहिए, लेकिन क्या खर्चा ग्रैंड बीज कर रहे हैं, ये सब ग्रैंड बीज पेमेंट करेगा इनको, क्योंकि वो आउटसोर्स कर रहा है। अब सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स टू पेमेंट अपॉन डिलीवरी। सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर बोल रहे हैं कि भाई मैं तो डिलीवरी में पेमेंट दूंगा। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर। बहुत अच्छा। एबीसी कंपनी जिनका डीलर्स मीटिंग है, वो कहता है ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा और बिल भी रेज कर दूंगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक वाले ने बिल रेज किया उसका पेमेंट एबीसी कंपनी ने कर दी बाय द सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बीज। ऑन रिसीविंग द क्रेडिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये पेमेंट एबीसी ने कर दिया। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर ऑन ग्रैंड बीज ऑन रिसीविंग द क्रेडिट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। द अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रैंड बीज टू एबीसी कंपनी। और ये जो अमाउंट एबीसी कंपनी ने ग्रैंड बीज के बिहाफ में पे कर दिया, ग्रैंड बीज भी बाद में ये बिल ऐड नहीं किया। However, it would be added to the value of supply provided by the Grand Bees to ABC company for payment of GST. क्योंकि ये सारा चीज करने के लिए ग्रैंड बीज यहाँ पर एक्चुअली कौन है जानते हो, ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और ये जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एबीसी कंपनी का डीलर्स मीटिंग के लिए सारा काम इसी का तो है, चाहे वो आउटसोर्स ही करे या खुद से करे। पेमेंट कौन करेगा, एबीसी करेगा। रिसीव पेमेंट सप्लायर कौन है, ग्रैंड बीज है। लेकिन सप्लायर के बिहाफ में एबीसी कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक वाले को दे दिया ना पैसा, तो ग्रैंड बीज बाद में जब अपना बिल बना रहा है तो उसमें सॉफ्ट ड्रिंक का बिल नहीं दिखा रहा है, तो गवर्नमेंट का तो मुश्किल हो जाएगा, वो मैच कैसे करेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक का बिल अगर सप्लाई में नहीं दिखाएगा तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा ना सर, छोटा सा चूक हो जाएगा। अब सॉफ्ट ड्रिंक का बिल तो किसी और के नाम पे है, सॉफ्ट ड्रिंक का सप्लायर डायरेक्ट सॉफ्ट ड्रिंक वालों ने किया। अब गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट के अंदर एक सॉफ्ट ड्रिंक वाले को अलग से पकड़ने जाएगा क्या कि भाई, और अगर वो कोई अनरजिस्टर्ड निकले तो, क्योंकि ये तो एक पूरा कॉम्पोजिट सप्लाई है ना सर। ये तो पूरा एक कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। इतना सारा चीज मैं दूंगा, बदले में मेरा इतना अमाउंट है। मानो कि टोटल 10 लाख का इवेंट है, 10 लाख के ऊपर 18% जीएसटी है, गवर्नमेंट इस 18% कलेक्ट करेगा। या मानो 1 करोड़ का प्रोग्राम है, उसमें 18% जीएसटी है, गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। अगर सॉफ्ट ड्रिंक का वैल्यूएशन यहाँ से हट जाएगा, गवर्नमेंट का लॉस है। ये सर नो सर বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? है सर। है ना, तो सिंपल बात है, जिसका काम है उसी को करना पड़ेगा, जिसका काम है उसी को करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें कोई मना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कोई बोल रहे कि भाई एबीसी आप पेमेंट नहीं कर सकते, रिसिपेंट कैन पे, बट गवर्नमेंट बोल रहे कि वैल्यूएशन में ऐड कर दो भाई, क्योंकि ये छोटा मोटा मैटर हम ढूंढे नहीं जाएंगे। ऐसे करके कोई बोलेगा सॉफ्ट ड्रिंक कहीं से और इस जगह से लिया, ऑडियो सिस्टम का कोई और सिस्टम से लिया, अब क्या हर किसी को पकड़ने जाएगा?
गवर्नमेंट का सिंपल सा हिसाब है, वैल्यूएशन में ऐड करो। टोटल बिजनेस मीट करने के लिए जो भी है हिसाब हुआ था, वो हिसाब के ऊपर बेस करके आप मुझे जीएसटी पे कर दो। लुक्का छुपी ना करो, लुक्का छुपी बहुत हुई, सामान्य आ जाना। ठीक है, समझ गए सर? ये है सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। सप्लायर मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर इन रिलेशन टू द सप्लाई। जैसे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सप्लाई करने के टाइम पे कुछ इंसिडेंटल खर्चा तो होता है। जैसे ऑनलाइन में जब हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, उसमें कुछ कमीशन हो सकता है एजेंट के थ्रू से, अगर सप्लाई हो रहा है तो एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस है तो पैकिंग करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस भी हो सकता है, उसका भी अलग अलग खर्चा है। इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस है, उसका भी खर्चा है। वेट पेंट चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, जो सप्लाई करने के लिए जरूरी है, ये सारा चीज भी ऐड करना पड़ेगा। ये सारा चीज भी ऐड करना पड़ेगा और करे, क्योंकि कोई भी सप्लायर अपने पॉकेट से थोड़ी ना पैसा देगा, बिजनेस अपने घर के पैसे से थोड़ी ना चलता है। अगर कमीशन देना पड़ता है तो कमीशन का पैसा भी जोड़ना पड़ेगा, पैकिंग का पैसा भी जोड़ना पड़ेगा, इंस्पेक्शन, इंस्टॉलेशन, वेटिंग चार्जेस, एवरीथिंग यू हैव टू ऐड, और बायर से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सारा इंक्लूड होके नॉर्मल गुड्स का दाम था 10,000 का, लेकिन बाकी चीजें मिलके और 1,000 टका हो जाएगा, तो टोटल वैल्यूएशन 10,000 की जगह 11,000 हो जाएगा। तो बायर को टैक्स 10,000 के ऊपर नहीं, 11,000 के ऊपर देना पड़ेगा। प्रोडक्ट प्राइस में भी 10,000, बट एडिशनल इंसिडेंटल खर्चा 1,000। सप्लायर का टोटल खर्चा, सेल प्राइस हो जाएगा 11,000। ओके, अब बायर भी 11,000 भी 18% या 10% जो भी टैक्स रेट हो पेमेंट करना है। गवर्नमेंट तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा दाम पे बिजनेस हो उतना अच्छा, क्योंकि जितना ज्यादा दाम होगा उतना सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। समझ गए ना सर? इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कोई पेमेंट देरी करके करता है ना, तो उसका भी तो कुछ करना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट कहता है लेट फी का चार्जेस, पेनल्टी का चार्जेस इंक्लूड होगा वैल्यूएशन पे। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये सप्लाई प्राइस एट 2,000 इज मेंट विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर पेमेंट। एक महीने का क्रेडिट दिया गया था कि भाई पेमेंट कर दो 1 महीने के अंदर। 1 महीना निकल गया, रिसिपेंट पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए सप्लायर पहले ही बोल दिया था कि अगर आप 1 महीने बाद पे करते हो तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। 2 महीने बाद पेमेंट हुआ तो 1% करके, अच्छा 12% अगर पर एनम है, 12% पर एनम होगा, तो 12 महीने में पर मंथ कितना हो जाएगा? 12/12, दैट मीन्स 1% पर मंथ। ओके, तो जितना भी बाकी अमाउंट रहेगा 2,000 के ऊपर 1% पर मंथ करके 2 महीने का 2% चार्ज हो जाएगा, टोटल 1% पर मंथ करके। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12% पर एनम, लेकिन 1% पर मंथ। ओके, तो 2,000 फॉर 1 मंथ आफ्टर द फ्री क्रेडिट पीरियड, ₹20 सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ 2,000 का 1% 20 टका, 2 महीने का होगा तो 40 टका वैल्यू में ऐड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल वर्क आउट टू बी 2020, assuming the interest to be exclusive of GST, assuming the interest to be exclusive of GST। इंटरेस्ट में जीएसटी अलग से नहीं है, ये assumption रखा गया है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर अलग से जीएसटी नहीं लगा। यही माना गया कि 2,000 का प्रोडक्ट था, लेट पेमेंट कर रहे हैं, 20 टका और ऐड होगा, वैल्यूएशन 2020 हो जाएगा, इसके ऊपर जो भी जीएसटी होगा ऐड करो। ये 20 टका के ऊपर जीएसटी और चार्ज नहीं किया गया अलग से, सिंपल बात है। तो लेट फी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह जो भी रहेगा उसको जीएसटी में कनेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली सर एक चीज होता है कि सब्सिडीज लिंक्ड विथ प्राइस, सरकार देगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्राइवेट एनजीओ वगैरह से मिलेगा तो देना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, सेक्शन याद रखिएगा 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज 50। एक प्रोडक्ट नोटबुक का प्राइस है 50 टका। फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स, a company uses its CSR funds to pay the seller ₹30 so that the students pay only 20।
अब एक कंपनी बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग अपना CSR फंड क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है, क्योंकि देश का खाता है, देश का पहनता है, देश में सांस लेता है, तो देश को रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। और ये लॉ बनाया गया है सर, कंपनी अपना प्रॉफिट का 2% गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं। कंपनी लॉ के क्लास पे पढ़ाया गया सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये कंपनी लॉ में जो लोग पढ़ चुके हो थैंक यू, नहीं पढ़े तो बाद में पढ़ लेना या रिवाइज करो सर। सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा लीगल सिस्टम है जिसके तहत काफी सारे कंपनी क्या करते हैं, सोशल काम करते हैं। स्कूल्स के बच्चों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए सोशल काम करते हैं, जो समाज के बेहतरी में काम होता है। अब कंपनी ने डिसाइड किया कि किसी बिजनेसमैन को नोटबुक का 50% ही देगा, पर 30% CSR के नाम पे, तो स्टूडेंट सिर्फ 20% ही पे करेगा, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ नोटबुक 50 ही माना जाएगा, as this is a non government subsidy. If the same subsidy is paid by central government, तो फिर ये वैल्यूएशन ऑफ नोटबुक सिर्फ 20 माना जाता। अगर ये 30% सब्सिडी पर नोटबुक में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे करता, तब वैल्यूएशन 20 रुपीज मानते। लेकिन क्योंकि ये सब्सिडी प्राइवेट पार्टी से आ रहा है, इसलिए टोटल वैल्यूएशन 50 ही होगा। सर क्लियर हो रहा है? बोलो सर, बोलो, समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर, मुझे मुझे याद से तो यस सर। देखो, हम लोग बार बार बात करें ना डिस्काउंट के मैटर में, काफी सारी चीजें बार बार बात हो रहा था कि सर डिस्काउंट देने से क्या होगा, डिस्काउंट देने से क्या होगा। सर डिस्काउंट देने से डिस्काउंटेड वैल्यू माइनस हो जाएगा, और क्या होगा। तो डिस्काउंट रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको, चलो मैं आपको डिस्काउंट का भी ना टाइप्स होता है सर, ठीक है। डिस्काउंट एक टाइप का नहीं होता, डिस्काउंट का वेराइटीज ऑफ टाइप है। डिस्काउंट कब दिया जा रहा है, ठीक है, ये एक मैटर करता है कि डिस्काउंट कब दिया जा रहा है। अगर सप्लाई के टाइम पे दिया जा रहा है, सप्लाई के पहले दिया जा रहा है, इनवॉइस में शो करे कि ना करे, ठीक है, इसके पूरा रूल है। ये रूल समझ जाओगे तो डिस्काउंट का जवाब दे पाओगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी। और अलग अलग डिस्काउंट का नाम भी होता है। सर क्या नाम है? जैसे एक्सक्लूजन ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम वैल्यू, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि वैल्यू से डिस्काउंट को एक्सक्लूड करे कि ना करे, इसके बारे में सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 कहता है। और उसका नियम भी आपको बोला गया है। और डिस्काउंट का कुछ टाइप्स है, जैसे स्टैगर्ड डिस्काउंट्स, ठीक है, बाई मोर सेव मोर ऑफर कंपनी देता है ना, और बाई करो और सेव करो। पीरियडिक या ईयरली डिस्काउंट या वॉल्यूम डिस्काउंट, इतने का परचेस करोगे तो इतना डिस्काउंट, और ज्यादा परचेस करोगे और ज्यादा डिस्काउंट। इसे कहते हैं पीरियडिक या वॉल्यूम डिस्काउंट। एक होता है सेकेंडरी डिस्काउंट। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी डिस्काउंट आपको पहले से पता नहीं होता, बाद में मिलता है, ठीक है। तो देयर आर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वैल्यूएशन क्या होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा सर, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। रेडी सर? चलो, डिस्काउंट को समझने के लिए रेडी हो जाओ। अगला 10 मिनट चुपचाप डिस्काउंट को पढ़ लेते हैं। सुन लो सर, सुन लो। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, डिस्काउंट्स आर कॉमन फेनोमेना फॉर बिजनेस। हर बिजनेस डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। नहीं देने से बिजनेस में मुश्किल होता है, कस्टमर खुशी नहीं होता। जानबूझ के दाम बढ़ा के भी बोला जाता है ताकि डिस्काउंट दे पाए, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है, मार्जिन को कम करके डिस्काउंट दिया जाए, शॉपिंग नहीं बढ़ता। मैंने आजकल शॉपिंग कंपनीज को देख रहे हो ना, शॉपिंग ऐप, शॉपिंग मॉल, ठीक है, क्या डिस्काउंट का मेला लगा हुआ है, ठीक है। लोगों को और लुभाया जा रहा है। लुभाना समझते हो ना? 5,000 का शॉपिंग करने से 1,000 का कैशबैक, 10,000 का शॉपिंग करने से
2000 का कैशबैक, कैशबैक ये और कुछ भी नहीं सर, डिस्काउंट का खेला है। तो डिस्काउंट इज अ वेरी कॉमन फेनोमेना फॉर बिजनेस। न्यूमरस काइंड्स ऑफ डिस्काउंट्स आर गिवन बाय द सप्लायर टू देयर कस्टमर्स। नॉर्मली आप लोग अकाउंट्स में पढ़े हो, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, बचपन में क्लास 11 में सिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? कंपनी आपको पहले से ही बुलाते हैं इस तरह से 50% डिस्काउंट, पाटा, फिर लिख देता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। देखिए सर, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे होता है, पाटा डिस्काउंट ऑफर। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ये देखो, या फिर बाटा के वेबसाइट में भी जाओगे तो आपको दिखेगा। क्या लिखा है सर? ये हमेशा दिखता है, जब भी देखो यू कैन ऑलवेज फाइंड, स्पेशली हर शॉपिंग कंपनी में ऑलवेज डिस्काउंट। ठीक है, क्या लिखता है? अप टू छोटा करके लिखा 50% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन मिनिमम कार्ड वैल्यू ऑफ 1999, 50% ऑफ, फिर एक स्टार दे दिया, टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, फिर एक मिनिमम कार्ड वैल्यू अगर 2000 का है तो और 20% ऑफ मिलेगा। अब गवर्नमेंट का मानना है कि भाई कंपनी तो अपना डिस्काउंट का खेला चलाता है, हमें जीएसटी का क्या होगा, कौन से वैल्यू पे लगाएंगे, ओरिजिनल पे, डिस्काउंट पे? तो कब ओरिजिनल वैल्यू पे जीएसटी चार्ज करें और कब डिस्काउंट वैल्यू पे जीएसटी इंक्लूड करें, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा कंफ्यूज है। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पढ़ा रहा है कि भाई आप ही आओ, पढ़ के बोलो क्या करना है, क्योंकि आगे जाके आप ही तो प्रैक्टिशनर बनोगे, है ना सर? तो ये जो दिखाया मैं आपको, ये ट्रेड डिस्काउंट है, और जो कार्ड में ऐड करने के बाद 20% वो कैश डिस्काउंट है। ये जो 50% ऑफ है, ये ट्रेड डिस्काउंट पहले से बोल दिया। प्रोडक्ट का दाम मानो बता रहा है 3000, ठीक है, लेकिन जब आप एमआरपी चेक करने जा रहे हो उसका 15,000 ही, 1500 ही पहले से है। इसके ऊपर फिर से 20% मिल सकता है आपको जब आप 2000 का मिनिमम परचेस करोगे, तो वो हो जाएगा कैश डिस्काउंट, है ना? कार्ड वैल्यू में, कार्ड में ऐड करने के बाद मिलेगा, ठीक है। 50% डिस्काउंट पहले ही मिला होगा, ठीक है, अप टू 50%, कार्ड में ऐड करने के बाद और 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये हो जाएगा कैश डिस्काउंट। ये सब तो बचपन का बात है सर, क्लास 11 में सिखाया जाता है। मैं सीए फाउंडेशन लेवल में या सीएमए फाउंडेशन का जब अकाउंट्स का क्लास लेता हूँ, तब ये सब थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ जिसका बेसिक्स नहीं है, ठीक है सर? तो फिर हमें क्यों बोल रहे हो, हम सबको तो पता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, पता होने के लिए। अच्छा, सुनो सर, सुनो। सो डिस्काउंट्स आर नॉट कॉमन फिनोमेना, सॉरी वेरी कॉमन फिनोमेना। तो कभी हमें ट्रेड डिस्काउंट, कभी हमें कैश डिस्काउंट, कभी हमें क्वांटिटी डिस्काउंट, volume, performance, etc. Such discounts are reduced from sale price of the supply. Since the value of taxable supply is the transaction value, GST is leviable on the value after deducting the discounts. Normally तो यही होना चाहिए. However, government का मानना है all discounts offered by the supplier to their customers are allowed as deduction from the value. सारा का सारा डिस्काउंट, मैंने all kind of discounts को हम लोग डिडक्शंस के अलाउड नहीं करेंगे. Only such discounts which satisfy the condition prescribed in section 15 subsection 3 are allowed as deductions from the value. अब इसका एसेंस क्या है, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ सेक्शन 15 सबसेक्शन 3? व्हाट इज द मेन पॉइंट इन सेक्शन 15 सबसेक्शन 3? क्या है सर? द प्राइस एज एस्टैब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ वैल्यू, ठीक है। द डिस्काउंट्स व्हिच डू नॉट फुलफिल द कंडीशंस आर नॉट डिडक्टेबल। अगर डिस्काउंट कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो डिडक्टिव ही नहीं होगा वैल्यूएशन से, और वैल्यूएशन डिडक्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा मिलेगा। डिस्काउंट दैट आर अलाउड एज डिडक्शंस, जैसे कि डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड शोन इन द इनवॉइस। या तो पहले बता रहे हो, या तो सप्लाई के टाइम बता रहे हो, या फिर जब इनवॉइस इशू कर रहे हो तब भी बता रहे हो। वो डिस्काउंट आप आराम से अपने इनवॉइस पे दिखा सकते हो कि भाई मैंने 2000 का प्रोडक्ट सेल किया, 500 का डिस्काउंट दिया, 1500 का वैल्यूएशन हुआ।
इट्स ओके, नो इशू। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स भी आ सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज कॉमर्शियली फीजिबल, ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप सप्लाई के बाद दे रहे हो ना, तो नॉट ऑलवेज कॉमर्शियली फीजिबल टू डिटरमाइन ऑल डिस्काउंट्स बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और रिकॉर्ड देम इन द इनवॉइस। फॉर इंस्टेंसेस कैश डिस्काउंट्स गिवन फॉर मेकिंग द पेमेंट्स विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, कि अगर आप जल्दी पे करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, even though the discount is established before at the time of supply. The supplier cannot record such discount in the invoice as he does not know if the buyer will make the payment within the stipulated time. कभी कभी क्या होता है ना, सप्लायर बोलते हैं सप्लाई कर दिया क्रेडिट में, फिर बोलते हैं कि अगर 1 मंथ के अंदर पेमेंट हो जाता है तो 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, इस तरह का। लेकिन पता नहीं है ना कि डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं, मतलब देना है कि नहीं। सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि बायर जो है वो टाइम पे करेगा? तो इसलिए इसको पहले से मेंशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आइडेंटिफाई प्रॉपर्ली हो जाता है तो इसके बेसिस में क्रेडिट नोट इशू करके इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं, इजीली आप मेंटेन कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर सिंपल कहा गया है कि डिस्काउंट आप कब दे रहे हो, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई, शोन इन द इनवॉइस। यस, इफ इनवॉइस में शो कर रहे हो डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, वेरी सिंपल। डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई बिफोर द सप्लाई, इनवॉइस में शो कर रहे हो नहीं, डिस्काउंट नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर इनवॉइस में शो नहीं कर रहे हो तो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आप डिस्काउंट सप्लाई के बाद दे रहे हो? लाइक वही, जब आप सप्लाई कर दिया क्रेडिट में, उसके बाद आप बायर को ऑफर कर रहे हो जल्दी पे करोगे तो 1% डिस्काउंट मिलेगा, 1 मंथ के अंदर पे करोगे तो 1% या 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो बायर थोड़ा जल्दी कर सकता है। तो आफ्टर सप्लाई के केस में, इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जो भी टर्म्स है उसके हिसाब से कैन बी लिंक टू इनवॉइस प्लस प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स बाय रिसिपेंट। रिसिपेंट को क्या करना होगा, क्योंकि वो सप्लाई पहले से हो चुका था ना, मानो 1000 टका का प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है, टोटल 1180 का बिल बना है, ठीक है। सप्लायर जब सप्लाई कर रहा है क्रेडिट में ही कर रहा है, पेबल होगा बोल के, मैंने रिसीवेबल होगा बोल के सप्लाई तो कर दिया। अब रिसिपेंट को बोला कि अगर आप जल्दी पे करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 1000 का प्रोडक्ट अगर आप 1 मंथ के अंदर पे करोगे तो 1% डिस्काउंट या 2%, 1000 का 1% कितना होता है, 10 रुपीज। हाँ सर, या 20 रुपीज, 1000 का 2% कर देते 20 रुपीज, तो 1000 का 2% कितना हो जाता है 20, माने 980 का प्राइस पड़ेगा, उसके ऊपर 18% जीएसटी होगा। तो पॉइंट इज दैट अगर आप पहले से ज्यादा आईटीसी क्लेम कर चुके हो, क्योंकि ये आपका सेल के टाइम पे आप आईटीसी कलेक्ट के बारे में सोच रहे हो, तो रिसिपेंट जो है ना सर, उसको बाद में आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसका परचेस में आईटीसी का हिसाब अलग हो जाएगा। पहले परचेस में दिखाई 1180 है ना, उसके ऊपर 18%, अब नेक्स्ट परचेस में दिखाएगा 980, उसके ऊपर 18%, क्योंकि वो बाद में कम पे किया, तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्योंकि 1180 में, सॉरी गलत बोला मैंने, 1000 का 18% जितना होता है 980 का 18% उससे कम ही होगा ना। ये सर नो सर, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज टेल मी। हाँ सर, बैपट्टा हो जाएगा अच्छा तो, क्योंकि जब सेल कर रहे हैं तब तो आप ज्यादा दाम ले रहे थे, बाद में आपने बोला कि 1 महीने के अंदर जीएसटी पे करेगा तो मैं डिस्काउंट पे करूंगा, तो बाद में 980 के ऊपर 18% होगा ना, तब तो जो रिसिपेंट है वो तो आईटीसी क्लेम करेगा, अपना क्रेडिट दिखाएगा, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये रिवर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल रेज करने से एडजस्ट हो जाता है जीएसटी का जो पोर्टल होता है वहां पर। तो सिंपल बात है। अच्छा, ये सब अगर एडजस्ट हो गया, इफ यस देन ओके, देन वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में डिडक्शन कर लो, अगर ना है तो नहीं दिखा सकते आफ्टर सप्लाई। इतनी सी बात है, फ्लो चार्ट भी समझ में आ जाए ना, बात बन जाएगा सर, फ्लो चार्ट भी समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगा।
अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स भी होते हैं, जैसे आपको मैं समझा रहा था, शॉपिंग का टाइम चल रहा है, खत्म हो गया, आज से तो पंचमी चालू हो गया, हाँ कल तक थोड़ा चलेगा, जिसको बोनस बाद में मिला है वो अभी लाइन लगाएगा ना शॉपिंग मॉल में, जिसका बोनस अमाउंट में शॉपिंग होता है ना। स्टैगर्ड डिस्काउंट क्या होता है? बाई मोर सेव मोर ऑफर। कंपनी क्या करता है? बाई मोर सेव मोर ऑफर चलाता है, उसको स्टैगर्ड बोलते हैं। रेट ऑफ डिस्काउंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन परचेज वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, वन में गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव 5,000, 20% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव ₹10,000। अब B2B में भी चलता है, B2B में भी चलता है, मैंने बिजनेस टू बिजनेस में 30% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव 20,000। Such discounts are shown on the invoice itself. Such discounts are excluded to determine the value of supply. नॉर्मली हम लोग इसको एक्सक्लूड करके रखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने के टाइम। अलाउबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द सप्लायर, जिसके बारे में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, नोटिफिकेशन दिया। कुछ पीरियडिक होते हैं, जैसे कि ये स्टॉकिस्ट करते हैं। These discounts are offered by the supplier to their stockist. For example, get additional discount of 1% if you purchase 10,000 pieces in a year. Get additional discount 2% if you purchase 15,000 pieces in a year. And such discounts are established in terms of an agreement entered into your before the time of supply, though not shown on the invoice. Invoice में show नहीं कर रहा है, as the actual quantum of such discount gets determined after the supply has been affected. पता बाद में चलेगा ना, साल भर के बाद में। So in commercial parlance, such discounts are colloquially referred to as volume discount, and such discounts are passed on by the buyer through credit note. ये क्रेडिट नोट के थ्रू से होता है, माने जब नेक्स्ट टाइम परचेज करने आएंगे, ठीक है, तब आपको ये क्रेडिट के थ्रू से मिल जाएगा। तो इसको भी एक्सक्लूड करके दिखा दें, तो सच डिस्काउंट्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम चलता है। सेकेंडरी डिस्काउंट ये कैसे होते हैं? These are the discounts which are not known at the time of supply or offered after the supply is already over. Messrs. A supplies 10,000 packets of biscuits to Messrs. B at ₹10 per packet. Afterward, Messrs. A revalues it at 9. पहले 10% में सप्लाई कर दिया था, बाद में रिवैल्यू होकर मार्केट में 9% हो गया और ₹1 का क्रेडिट नोट इशू कर दिया। मैंने नेक्स्ट टाइम जब परचेस करने आएगा तो नेक्स्ट परचेस में 1% कम देगा। अब ये तो कैसे इस तरह का डिस्काउंट को कैसे इंक्लूड करेंगे वैल्यूएशंस पे? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको सिंपल तरीके से बोला गया है। अब इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूटर। Thus, a cartoon spice bisc in the invoice list price is mentioned as 200, on which a discount of 30% is given to arrive at the final price of 140. तो वैल्यूएशन क्या हो जाएगा? 140 as the discount is allowed at the time of supply and shown in the invoice. क्योंकि ये सप्लाई के टाइम पे हुआ और इनवॉइस में भी शो किया गया, तो इसका आपको मिलेगा। लेकिन जब पोस्ट सप्लाई होगा, डिस्काउंट अगर बाद में दिया गया तो उसका हिसाब यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो प्लीज एक बार गो थ्रू करना। मैं 2 एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ घर पे गो थ्रू करने के लिए। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स में ये वाला एंड पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड वाला। इफ यू डोंट हैव नोट्स कलेक्ट फ्रॉम मी और प्लीज गो थ्रू करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक बार गो थ्रू कर लो, इलस्ट्रेशन एक बार गो थ्रू कर लो। मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई आपको तंग करेगा, मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस पहले से भी करा के रखा था। तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन सर। लास्ट में आपको समरी भी मिल जाएगा रिवाइज करने के लिए, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो देयर, जस्ट गो थ्रू, आंसर भी गिवन है, कंप्लीट कर लो सर। वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सर। इसके बाद लाइव क्लास दुर्गा पूजा के बाद होगा, ठीक है। अपकमिंग वीक में और कोई क्लास नहीं है, दुर्गा पूजा के बाद क्लास है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट थर्सडे मैं सबको अपडेट दूंगा लाइव क्लास के बारे में। जिनका एग्जाम नजदीक है वो घर पे अपना पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है सर। सारा बैकअप लिंक ले लें, रिवाइज करें और रेडी हो जाए एग्जाम के लिए। जिनका एग्जाम देरी है वो थोड़ा सा छुट्टी मना ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सर, हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। Happy Durga Puja to you, sir. थैंक यू सर। Good night, sir. गुड नाइट। हैप्पी दुर्गा पूजा सर। हैप्पी दुर्गा पूजा सर। हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा।